नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी ग्रेड सेकंड के पेपर फेस्ट की तैयारी कैसे करें पे चर्चा करेंगे। तो पेपर फेस्ट की तैयारी करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो उस पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पेपर होता है, इस पेपर के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। और पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चनों के लिए 120 मिनट, इसका मतलब टाइम सफिशिएंट रहता है। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 200 अंकों का ये पेपर होता है। अब इन 200 अंकों में से, या हम कहें कि इन 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आते हैं। 40 क्वेश्चन यानी कितने मार्क्स? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास और संस्कृति। तो यहां इन टॉपिक्स में से हमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 80 मार्क्स मिलेंगे। भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का पोर्शन इससे मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी से 20 क्वेश्चन, यानी 40 नंबर का इससे पोर्शन मिलेगा। और राजस्थान का समसामयिक ज्ञान 10 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का हमें पोर्शन यहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन 200 नंबरों का पोर्शन होगा। सामान्य ज्ञान में ध्यान रखना है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान नहीं है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान अगर भारत और विश्व से रिलेटेड है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो सामान्य ज्ञान है उसमें फोकस करना है राजस्थान पे। राजस्थान यानी सिर्फ राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिलेटेड है तो वो भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन अगर राजस्थान से कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसको हमें करंट जीके को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट कैसे करें वो देखें। तो सबसे पहले हमें एक बुक खरीदनी है। बुक कौन सी खरीदें? तो मेरे हिसाब से आपको या तो लक्ष्य की बुक खरीदनी चाहिए या पैनोरमा की। तो जो पहली बार स्टार्ट करें उनको लक्ष्य की बुक से पढ़ना चाहिए। जिनका जीके एक बार पढ़ा हुआ है उनको पैनोरमा की बुक से स्टार्ट करना चाहिए। बुक सबसे पहले एक ही खरीदें तो अच्छा है, मैं तो सफिशिएंट मानता हूं एक बुक से। मैंने जब जीके पढ़ना स्टार्ट किया था तो 6-7 बुक खरीद के लेके आया था सेकंड ग्रेड के लिए, तो वो मुझे लगा कि गलत डिसीजन था। स्टार्ट हमेशा एक बुक से करें। अब आप कोई भी बुक का चुनाव कर सकते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा डीपली दे रखा है, इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता तो थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए आप लक्ष्य से पढ़ सकते हैं। लक्ष्य पहली बार पढ़ने के लिए अच्छी है। पहली बार अगर किसी ने पढ़ रखा है तो फिर पैनोरमा से पढ़ना चाहिए, थोड़ा और डीप नॉलेज हो जाता है। लक्ष्य और पैनोरमा से आपने कोई भी एक बुक खरीद ली, या आप इसके अलावा भी कोई और बुक खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है। मेरी चॉइस में ये 2 बुक हैं। एक बुक खरीदने के बाद में हो सकता है कि किसी की ज़्यादा इच्छा हो तो वो आप स्वतंत्र हैं, आप 2 भी खरीद सकते हैं, 4 भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बुक एक ही खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो 2 बुक से ज़्यादा जीके की बुक न खरीदें। फिर आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार हम डीपली और भी जा सकते हैं। तो लक्ष्य या पैनोरमा की बुक जो भी आपने खरीदी है, तो सबसे पहले उससे हम सिलेबस को, हमें उसका सिलेबस है वो डीपली पढ़ना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। सिलेबस देखने के बाद में इजी टॉपिक का चुनाव करें। सबसे पहले हमें कोई सरलतम टॉपिक से जीके पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके लिए सब कुछ ही हार्ड है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से राजस्थान के भूगोल या राजस्थान के पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो इजी पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि हार्ड पोर्शन से स्टार्ट न करें। और क्या क्या सावधान रखें? अगर आप राजस्थान के भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैप की हेल्प लें, यानी राजस्थान का मानचित्र आपके साथ होना चाहिए। अगर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व का और भारत का मानचित्र आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप मानचित्रावली, जो आप किसी भी मुम्मल की या किसी भी और की मानचित्रावली मिलती है, रंगीन मानचित्र मिले तो बहुत अच्छा है। तो मैंने जब तैयारी की उस टाइम तो 5-6 बुक्स थी, उस टाइम इतना सिस्टम भी डेवलप नहीं था। आज की तारीख में आपको रंगीन मानचित्रावली जी से मिल जाएगी और आप उससे कई चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार स्टार्ट करें? तो पहला टारगेट ये रहे कि हमें सिलेबस 100% कवर करना है।
तो सिलेबस 100% कवर करने के पीछे मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बार में ही आप नोट्स बनाना स्टार्ट न करें, पहली बार में ही आप क्वेश्चन यानी वन लाइनर क्वेश्चन से स्टार्ट न करें, पहली बार में आप किसी कोचिंग के नोट्स इकट्ठा करके स्टार्ट न करें, और पहली बार में आप डीपली न जाएं। तो इन चीज़ों से बचें। दोबारा मैं कह रहा हूं, पहली बार में किसी कोचिंग के नोट से न पढ़ें, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर क्वेश्चन से न पढ़ें, 3-4 बुक से स्टार्ट न करें, नोट्स न बनाएं। पहली बार पढ़ते टाइम फोकस 100% सिलेबस कवर पे होना चाहिए। लेवल कुछ भी हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है। तो पहली बार 100% सिलेबस। 100% सिलेबस करने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट भी होने लगेंगी, तो आपस में वो चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, हमें सिलेबस का पता रहेगा। और एक बार सिलेबस करने के बाद में माइंड है वो अलग टाइप से सोचने लग जाता है, एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और हम इजीली दूसरी बार सिलेबस को थोड़ा अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेबस 100% कर लिया, तो मैं किस प्रकार पढ़ना चाहूँगा वो देखिए। मान लीजिए मैंने राजस्थान के भूगोल से स्टार्ट किया और मैं देशांतर विस्तार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो देशांतर विस्तार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, या अक्षांश से देशांतर विस्तार कितना है वो देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी एक बार, कोशिश किया कि ये याद रह जाए, और लेकिन मैं इस टॉपिक के बिल्कुल चिपक के नहीं रहूँ। कहने का मतलब, अगर मैंने राजस्थान का भूगोल अगर स्टार्ट किया, कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक को मैं 1 महीना न लगा रहा हूँ, 15 दिन न लगा रहा हूँ, 1 सप्ताह न लगा रहा हूँ। एक बार टॉपिक स्टार्ट होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में वो टॉपिक हो जाना चाहिए। यानी पहली बार फोकस किस पे होना चाहिए, 100% सिलेबस पे होना चाहिए। तो मैंने ये पढ़ा, अगर याद रहा तो अच्छी बात है, प्रयास करें कि याद रहे, नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं। अगली बार जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने क्या किया, पहली बार पढ़ें तो शॉर्ट ट्रिक बनाने का भी प्रयास न करें, अगली बार पढ़ें तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करें, थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें, लंबे टाइम तक कैसे याद रखें, लेकिन सिलेबस भी अगली बार 100% जल्दी से हो, उस पर ही फोकस रखें। तो जब अगली बार मैंने सिलेबस पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि भारत का देशांतर अक्षांश और देशांतर विस्तार है, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो ये चीज़ें भी आपस में रिलेट हो रही हैं। तो भारत का अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और 68 डिग्री 7 मिनट ये गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात के बाद में थोड़ा सा आगे राजस्थान आने पर 69 डिग्री 30 मिनट, राजस्थान का खत्म होता है 73 डिग्री 17 मिनट पे। जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं तो मैंने इसको और रिलेट करने के लिए एक नंबर ढूंढा, वो नंबर है 786। तो अगर 786 को मैं उल्टे क्रम में लिख रहा हूं तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाता है। तो मुझे याद रह गया कि राजस्थान का जो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से है, जिसको मैं 786 की हेल्प से याद कर सकता हूं। तो अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो रिलेट करना है या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो तीसरी बार पढ़ें तब स्टार्ट करें। तीसरी बार ही थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, थोड़े नोट्स। तो पहली बार हमने सिलेबस कवर किया, उसकी वैलिडिटी कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहली बार सिलेबस है वो किया। हर टॉपिक को किसी को 4 दिन दिए, किसी को 7 दिन दिए, किसी को 3 दिन दिए। इस प्रकार मैंने जल्दी जल्दी से सिलेबस किया। सिलेबस करने के बाद में जब मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ तो मैंने उन चीज़ों को कोरिलेट करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, 68 डिग्री 7 मिनट को 786 की हेल्प से याद किया, फिर थोड़ा सा आगे गया तो 69 डिग्री 30 मिनट पे आ गया। अब यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट है, इसको मैंने किसकी सहायता से याद किया, 7777। तो 7777 का मतलब क्या हुआ, 78 डिग्री 77 मिनट। तो 78 डिग्री 77 मिनट, जैसे हम घड़ी में देखते हैं, अगर कोई कहे कि 1:77 हो गई, तो अगर 1:77 हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 77 मिनट में से 60 मिनट अगर मैं इसमें से शामिल कर दूं तो मैं कहूँगा 2:17 हो गई। तो इसी प्रकार अगर 7 को अगर मैं याद रखूँगा तो इस 77 में से अगर मैं 60 हटा लूँ तो 60 इसमें शामिल कर दिया तो 1 डिग्री और इसमें बढ़ गया, तो 78 डिग्री 17 मिनट। तो मुझे ये याद हो गया कि 78 डिग्री 17 मिनट किससे याद होता है, 7777 से। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें को रिलेट करना, थोड़े थोड़े नोट्स बनाना, बुक में थोड़ा सा लिखना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ये तीसरी बार हमें स्टार्ट करना है।
तीसरी बार हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और इस प्रकार कनेक्टिविटी बिठाएंगे कि वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो मैंने क्या किया, जब तीसरी बार जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने इस प्रकार से सेट किया कि अब मुझे कोई कभी भी पूछे कि ये देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सबसे पहले मैं इस प्रकार नहीं बताऊंगा कि पहले ये लिखूंगा फिर ये बताऊंगा या फिर ये लिखूंगा या पहले लिख के ये बताऊंगा। मुझे कोई भी देशांतर विस्तार बताएगा तो मैं ये कहूँगा कि वो होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। पहली बार हमें शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आंसर नहीं बताना है, सीधा हमें आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आपको रिजल्ट याद नहीं रखना, पहले रिजल्ट याद रखना है, फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखनी है कि शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी हमें याद है या नहीं है। यानी हमें शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड नहीं होना, और शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड नहीं होना तो इसका मतलब वो तभी संभव है जब हम रिजल्ट देखते ही हम कहेंगे कि ये ऐसा रिजल्ट है। जब हम चौथी बार पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा जो देशांतर विस्तार है वो ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, चौथी बार पढ़ा तो मैंने कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी उनको मैंने और ढूंढा, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन स्टार्ट किया। तो अब चौथी बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की हेल्प लेके रिवीजन स्टार्ट करें, और जब पांचवी बार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होना चाहिए और आप ऑथेंटिक बुक की ओर भी जा सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है जो मैं चाहता हूं कि अपनाया जाना चाहिए, या फिर ये अपनाने पर अच्छा रहेगा। अगर हम ये नहीं अपनाते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक बुक न लेकर 6-7 बुक ली, पहले एक टॉपिक का चुनाव किया, उस टॉपिक को मैंने एक बुक से कवर किया, फिर दूसरी बुक से कवर किया, फिर तीसरी से कवर किया, 5-6 बुक से कवर करने पर एक टॉपिक में 1 महीना खर्च हो गया। तो 1 महीने में अगर एक टॉपिक खर्च करें तो इसका मतलब हम सिलेबस नहीं कर रहे, पीएचडी कर रहे हैं। और जब भी आप पीएचडी करोगे तो रिजल्ट है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए तो एक्सीलेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, न कि स्पेशल एक टॉपिक के लिए स्टार चाहिए। तो 5 स्टार रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 100% सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है कि जिसका लेवल बहुत अच्छा हो, 7 स्टार हो, कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसका 2 स्टार हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि सिलेबस के टच में नहीं है। तो सभी सिलेबस के टॉपिक हमारे टच में होने चाहिए। कोई बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है, कोई मीडियम पे हो सकता है, कोई लो लेवल पे हो सकता है। तो ये मैंने एक तरीका बताया। इस तरीके के बाद में हमने क्या किया, अगर इनका अंतर की बात करें तो 77 डिग्री 77 मिनट, और यहाँ पे अगर 69 डिग्री 30 मिनट है। अगर इनको घटाएंगे तो सिंपल हम घटा भी सकते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आता है पूर्वी देशांतर का, राजस्थान में यहाँ से लेकर यहाँ तक का देशांतर विस्तार का। तो ये जो अंतर है, तो मैं दोबारा कहूँगा ये घटा के बाद में चेक करना है। पहले अगर कोई पूछे कि देशांतरीय विस्तार कुल कितना है तो हमें होना चाहिए 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, और अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट डायरेक्ट होना चाहिए। फिर आप उसको किस चीज़ की सहायता से याद किया था वो भी आप जरूर देखें कि चलो घटा के और देखते हैं कि हमने सही टिक किया क्या है। तो सही टिक किया है नहीं किया वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हमारा मेरे हिसाब से पढ़ने का जो तरीका है। हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, किस प्रकार और देखते हैं, मैंने क्या क्या गलतियां की उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ऑप्शन दे रखे हैं सिक्खी, मनसा, मेव, धाकड़। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करके 4-5 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप तीसरी बार पढ़ें या चौथी बार पढ़ें तो जब क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन स्टार्ट करें तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो क्वेश्चन होना चाहिए और 4 ऑप्शन होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लिख रखा है और डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन होंगे तो दिमाग सोचने पर मजबूर होगा कि हम किस किस में कंफ्यूज हो रहे हैं। और अगर आप कंफ्यूजन है वो घर पे ही दूर करके चले जाओगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा तो हमारा आंसर करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सिक्खी, मनसा, मेव और धाकड़ 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो हमारे पास अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम जैसे ही दोबारा देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ अगर हम कंफ्यूज होंगे कि लगता है कि मुझे सिक्की और धाकड़ में से है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगली बार हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम धाकड़ पे टिक कर देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, धाकड़ है। लेकिन सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा धाकड़, तो दिमाग हो सकता है कि उस टाइम एक्टिव पोजीशन में ना हो, और एक्टिव पोजीशन में ना हो और एग्जाम में जब हम 4 ऑप्शन दें तो धाकड़ दिमाग में ना आए और हम कोई और दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर दें, यानी और किसी ऑप्शन को टिक मार्क कर दें और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन स्टार्ट करें तो इस प्रकार करें कि क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन हो, यानी हम कोई ओल्ड पेपर की क्वेश्चन की बुक्स भी खरीदें तो वो चॉइस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हों। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने किसान आंदोलन तैयार किए थे तो किसान आंदोलन के लिए मैंने जो नोट्स बनाए थे वो इस टाइप से इतने पेज मैंने बनाए थे, और इनको तैयार करने में मैंने 1 महीना खर्च किया था। इसके लिए मैंने सुजस की बुक की भी हेल्प ली। तो कहने का मतलब है मैंने इस टॉपिक पे पीएचडी की। पीएचडी करने का फायदा ये हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन इस क्वेश्चन के करने के चक्कर में मैं 100% सिलेबस नहीं कर सका, और जैसे ही मैंने 100% सिलेबस नहीं किया तो इस टॉपिक को, यानी इस क्वेश्चन को सही करने के लिए या इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन सही करने के लिए जो मैंने 1 महीना खर्च किया, उस 1 महीने में मैं 10 से ज़्यादा या हो सकता था 20 क्वेश्चन की तैयारी भी कर सकता था। तो टाइम वेस्टिंग, यानी इस प्रकार से किसी टॉपिक पे लगे रहना हमें फायदा कम देता है, नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब तक 2 बार कंप्लीट सिलेबस ना हो जाए इस प्रकार नोट्स बनाना स्टार्ट न करें। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन 100 में से 90 स्टूडेंट या 95 स्टूडेंट ने नहीं किया और मैं भी नहीं करता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्वेश्चन जो कि 100 में से 95 स्टूडेंट कर रहे हैं और मैं नहीं करके आ रहा, मुझे पता ही नहीं वो सिलेबस में है या नहीं है, या उसमें क्या सही है या क्या गलत है, तो इसका मतलब लगभग मैंने 99% श्योर कर लिया कि मैं अब कंपटीशन में नहीं हूं। और अगर एक बार जीके का पेपर खराब हो जाता है तो सब्जेक्ट के पेपर में न तो उतना उत्साहित रहता है व्यक्ति, न ही उतना मनोबल रहता है, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जीके का पेपर अच्छा होना आवश्यक शर्त है सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए कई लक्की पर्सन, वो बात अलग है कि जीके को सब्जेक्ट से कवर कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीके को सब्जेक्ट से कवर करने की बजाय जीके में लीड लेना ज़्यादा बेटर होता है। आप अच्छी रैंक लेके आओगे और आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं वो 100% हो तो भी 200% की तरफ जाते हैं। तो जीके में लापरवाही कई बार बहुत मैंने नुकसानदायक होते हुए देखा है। तो इस क्वेश्चन से मैंने एक चीज़ ये कहा कि किसी भी सब्जेक्ट में डीपली न जाएं, 4 ऑप्शन बेस्ड रिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन दूसरी बार या तीसरी बार, मैं तो कहूँगा तीसरी बार से स्टार्ट करना चाहिए। आप दूसरी बार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार क्वेश्चन बेस्ड न करें, किसी भी टॉपिक पे पीएचडी न करें। अब शॉर्ट ट्रिक की बात आती है, तो जैसे चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। जापानी चोर को ब्रूस करा दौड़ो, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और जब मैंने खुद की ट्रिक बनाई तो इस ट्रिक को बनाने के लिए पहले मेरे सामने चंबल नदी की 2-4 ट्रिक और भी आई थी, लेकिन मैंने उनको याद किया। जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे वो ट्रिक याद नहीं थी। तो पहली चीज़ तो मैंने ये डिसाइड किया, मैं शॉर्ट ट्रिक उसी को मानूंगा जो कि मुझे लंबे टाइम तक याद रहे। कई बार हम किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं, न तो रिजल्ट डायरेक्ट याद रहता है, न शॉर्ट ट्रिक याद रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम शॉर्ट ट्रिक जिसे समझ रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेरे लिए तो ये शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ सुपर ट्रिक भी है। मैंने जब 2010 में इसे पढ़ा था और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम तक मैं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलूँगा, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक प्लस सुपर ट्रिक, या फिर ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदला। तो कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए या कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होनी चाहिए। कौन से टॉपिक होने चाहिए जो कि बार बार कंपटीशन में आ रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। 100% सिलेबस को इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से बनाना मुश्किल होता है। तो नदियाँ बहुत हैं, नदियों में 10 नदियाँ या 15 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं उनके रिजल्ट आपको लाइफ टाइम तक याद रखने हैं। बाकियों के थोड़ा सा पढ़ना है, याद रहे तो ठीक है, आपने नहीं किया दूसरे ने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चंबल नदी पे क्वेश्चन आ गया, दूसरों ने कर दिया, आपने नहीं किया तो फिर गलत है।
अब मैंने क्या किया, पानी से याद किया जाना पाओ की पहाड़ियों से, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो गया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चोर से मैंने बनाया चौरासीगढ़, तो चौरासीगढ़ से मैंने ये लिखा कि भाई ये चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होकर दोबारा राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक मुझे याद रही, आप भी उसे ही शॉर्ट ट्रिक माने जो आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया ये शॉर्ट ट्रिक है और आप उसको रटने लगे। जब रटना ही है तो फिर सीधे रिजल्ट रटो, शॉर्ट ट्रिक को मत रटो। दूसरी चीज, जब भी आप नदी वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं तो मैप की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप राजस्थान का कोई मैप है उसमें आप एंट्री देखेंगे कि कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा, तो आपको ये पता चलेगा कि चित्तौड़गढ़ के भी 2 पार्ट हैं। कौन से पार्ट से ये नदी यहाँ पे चौरासीगढ़ में प्रवेश कर रही है, छोटे वाले पार्ट में या बड़े वाले पार्ट में, कौन कौन से जिले हैं जो कि दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, तो कई चीज़ें उससे क्लियर होंगी। ये भी पता चलेगा कि 6 जिलों में जा रही है तो लंबाई भी अच्छी है, और 2 नदियाँ और भी हैं जो कि 6 जिलों से 6 जिलों में हम प्रवाहित होती हैं, तो हमें कई चीज़ें इन चीज़ों से पता चलेगी। तो मैप की हेल्प अवश्य लें। ट्रिक की बजाय मैं दोबारा कहूँगा, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पहले चित्तौड़गढ़ के छोटे वाले भाग से प्रवेश कर रही है जो छोटा मानचित्र में दिख रहा है, जहाँ चौरासीगढ़ आएगा, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस प्रकार याद होना चाहिए। फिर आप ट्रिक की हेल्प से देखो कि क्या मैंने शायद किया है, सही याद किया नहीं किया, और फिर आप मैप में एक बार देखो कि मैप से वो किधर से होकर घूम के जा रही है, कहाँ तो वो अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है, कहाँ वो अंदर से जा रही है। वो चीज़ें आप मैप की सहायता से याद करोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके याद रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप 2 या 3 बार कोर्स नहीं कर लेते तब तक ट्रिक में न जाएं, वरना सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस कम, सिलेक्शन होने के चांस कम, सिलेबस ज़्यादा, सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा। तो इसी प्रकार जैसे मैंने दूसरी नदी लूणी नदी की बात करें तो मैंने ट्रिक बनाई आजा नागपाल जोधपुरी बाजार। अब मैंने ये जो ट्रिक बनाई उसमें अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिलों से प्रभावित होती है। कौन कौन से कहाँ से निकलती है, किधर से मुड़ती है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन ये मेरी ट्रिक है, मुझे याद रहती है, मेरे लिए दोबारा कह रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी है, सुपर ट्रिक भी है। हो सकता है आपके लिए ये कचरा हो सकता है आपके लिए सिर्फ ट्रिक हो, आपके लिए भी ये सुपर ट्रिक हो। तो दिमाग से काम लें, क्या ये सुपर ट्रिक है या नहीं है, तो इसको इस्तेमाल करें। पहली बार दूसरी बार में इसको इस्तेमाल न करें। क्या क्या और सावधानी रखनी है, जैसे बाजार है तो इतना भी ट्रिक पे बेस्ड न रहें कि बाजार में आपको बा से बाड़मेर होता है या बा से कुछ और भी मिल सकता है क्या, ठीक है। तो बा से बीकानेर, बाड़मेर, कोई भी आप और दूसरा कंफ्यूजन न हो जाए, तो इस प्रकार की सावधानी जरूर रखें कि बाजार से, जालोर से जैसलमेर है या जालोर है, जो भी चीज़ है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मैप की हेल्प से आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि मैंने एक ट्रिक और भी बनाई है, उसमें भी मैं दोनों चीज़ें, उसमें भी बाजार का मैं लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे बाजार, यहाँ पे बाजार का मतलब है बाड़मेर और जालोर, वहाँ पे बाजार का मतलब है, अभी देखते हैं, बिग बाजार। तो बिग बाजार में ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ जे लिखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पे बाड़मेर और यहाँ पे जैसलमेर। जालोर नहीं है, यहाँ पे क्या है, जैसलमेर। अब ये वो 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो बाजार यहाँ पे भी है, बाजार यहाँ पे भी है, लेकिन इतना भी आप शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड ना हो जाओ कि आपको ये नहीं पता कि बाड़मेर किधर है, जालोर किधर है, जैसलमेर किधर है। तो यहाँ पे बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये टोटल मिला के 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें। आपने 4 जिलों के नाम पढ़े, मैप में उनको देखा कौन कौन से हैं, मैप में आपने उनकी लंबाई भी देखी कि किसकी छोटी है किसकी बड़ी है, और जब आप दूसरी बार पढ़ें तो आपको वो मैप की लंबाई दिखनी चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसलमेर के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी और बीकानेर के साथ सबसे छोटी, उससे ज़्यादा गंगानगर के साथ, उसके साथ उससे ज़्यादा बाड़मेर के साथ।
ये भी होना चाहिए कि किसकी सीमा, जैसे बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो नक्शे में आपको दिखना चाहिए कि छोटा सा पोर्शन बाड़मेर का गुजरात के साथ भी टच है, बाकी सारा पोर्शन अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ टच में है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको डिवाइडेशन, जैसे 168 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 228 किलोमीटर और 464 किलोमीटर, तो ये आपका जो डिवाइडेशन है बढ़ते क्रम में आपको याद रहना चाहिए। पहली बार आप कैसे भी याद करो, दूसरी बार भी आप जब पढ़ो तो ट्रिक बाद में काम में लेंगे। पहले 168, 210, 228, 464, फिर आप उसको स्थायित्व देने के लिए कुछ और रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं याद करता हूँ 168 को 24 गुणा 7 से, तो 24 गुणा 7 से कहने का मतलब है आप एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो दिन में 24 घंटे, 7 सप्ताह, यानी आपको अगर सिलेक्शन देना है तो 24 घंटे 7 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका दिमाग अपने फोकस होना चाहिए, वो चीज़ याद रहनी चाहिए। दूसरा, आप इसको और तरीके से भी याद कर सकते हो कि 24 जुलाई, मान लो किसी का जन्मदिन है तो 24 जुलाई से याद रख सकता है। इसको आप 28 गुणा 6 भी लिख सकते हो। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि 7 रुपये का एक रसगुल्ला मिले तो 24 रसगुल्लों के 168 रुपये होंगे, और बीकानेर के रसगुल्ले फेमस हैं। दिमाग आपको लगाना है, कैसे याद रखना वो आप पे डिपेंड है। आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप गणित के स्टूडेंट हो तो ये 7 से भाज्य है, ये भी 7 से भाज्य है, ये दोनों 7 से भाज्य नहीं है। तो मैं गणित का स्टूडेंट हूँ तो हर चीज़ में गणित थोड़ी बहुत लगा देता हूँ। जरूर नहीं है आप गणित लगाएं, आप डायरेक्ट याद करें, कैसे भी करें। 3-4 बार पढ़ने पर वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ किसी चीज़ से लिंक करने पर अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो 168 को मैंने एक बार 24 गुणा 7 लिख दिया, तो अगर आपको 168 दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर आप एक बार इसको 7 से डिवाइड करके देखोगे, 24 गुणा 7 आते ही आपके दिमाग में हो जाएगा कन्फर्म कि ये बीकानेर की पाकिस्तान के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ये गंगानगर की है, तो गंगानगर को भी अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे तो 7 ही रहेगा, लेकिन 24 की जगह कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 228 है, इससे 60 ज़्यादा है, और ये 464 है तो 22 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार आप ये चारों भी याद रख सकते हैं, याद रखना भी चाहिए। चारों का जोड़ है वो 1070 किलोमीटर भी आना चाहिए। तो जब भी आप रिवीजन करें तो 168, 210, 228, 464 हो सकता है पहली बार में याद नहीं हो, कुछ याद रहे कुछ भूल जाएं, लेकिन इस प्रकार कभी नहीं करना कि ये 3 याद हो गए, चौथे की लंबाई याद करने के लिए इन 3 को जोड़कर 1070 से निकालें। तो ये चीज़ है वो एग्जाम में होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हट रही हैं तो फिर उसकी हेल्प से एग्जाम में हम सोल्व करें। पहली बार में क्रम से आपको याद रहना चाहिए कि सबसे छोटा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले बढ़ते हुए सीमा के क्रम में है, और साथ ही साथ इनकी लंबाई इस प्रकार से है, टोटल 1070 किलोमीटर है। तो ये मेरे हिसाब से पढ़ने का जो सही तरीका है वो मुझे लगता है कि इस प्रकार याद करना चाहिए। कुछ चीज़ें और जो एग्जाम में ध्यान रखने लायक हैं, या कुछ क्वेश्चंस और जो कि इस प्रकार हमें किस प्रकार डिस्कस करके हम लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। आरपीएससी स्कूल लेक्चर में आया क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। तो 1567 की बात है, तो मुझे इतना तो पता था कि 1572 में महाराणा प्रताप वहाँ के शासक थे, और इसका मतलब 1567 में उनके पिताजी यानी उदय सिंह जी वहाँ के शासक होने चाहिए। लेकिन मैंने महाराणा प्रताप इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं पता कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था। तो कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक महाराणा प्रताप पे मैंने लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर लिए थे और उनके पिता या पुत्र के बारे में मुझे कोई थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं थी। तो कई बार एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देना, एक टॉपिक को बिल्कुल कम टाइम देना नुकसानदायक होता है। और उसी कारण इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं मानता हूँ कि मोस्टली 100 में से 90 लोगों ने तो ईजिली सही किया होगा, मेरा गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर देंगे अगर आप इस प्रकार की रणनीति में अपनाते हैं। तो इजी पोर्शन से या चीज़ें इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो लेकिन उसके आसपास कुछ भी न पता हो। कुछ चीज़ें डिस्कशन से हम स्थायी भी कर सकते हैं। जैसे बात करें करौली की, तो मैंने याद किया कि करौली जिला 32वां जिला है, ये भी याद किया कब निर्माण हुआ था, लेकिन कई बार याद करने के बाद मैं भूल गया। तब मेरे एक मित्र से डिस्कस हुआ, उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को करौली दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को करौली दिवस मनाया जाता है। तो फिर मैंने इसको रिलेट किया कि 15 अगस्त से पहले मनाया जाता है।
और ग्रीष्मावकाश यानी जून के बाद में मनाया जाता है। तो जून के बाद अगस्त से पहले यानी जुलाई में करौली दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ देश आज़ाद हुआ था 1947 में और ये 1997 में करौली दिवस मनाया गया। तो यानी इनके अंदर कितने साल का अंतर हो गया? साल की बात करें तो लगभग 50 वर्ष का अंतर हो गया, अगर दिनों को भी जोड़ दें तो 50 वर्ष का अंतर, चीज़ें रिलेट होने लग गई। 32वां जिला है तो 32वां जिला करौली है। करौली दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। एक बार 32वां जिला याद हो गया तो 31वां जिला और 33वां जिला इजीली इनके साथ अटैच हो जाएंगे, एक कड़ी बन जाएगी। कड़ी बनने के बाद में आप ज़िंदगी में कभी भी आप पढ़ोगे कि कौन से ज़िले का निर्माण कब हुआ था, सब ज़िले आपको याद रहेंगे। तो ये डिस्कशन से भी कई बार ऐसी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे पर्व और त्यौहार की बात करें तो मैंने अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी यानी अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी को रिलेट किया आपस में। और रिलेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पढ़ता तो ये चारों चीज़ें एक साथ पढ़ता और इसके साथ 2-3 चीज़ें और रिलेट कर देता तो 7-8 चीज़ें याद हो गई। तो अष्टमी वगैरह कौन से महीने की मैंने याद की? भाद्रपद की। तो भाद्रपद ही क्यों चुना? क्योंकि मेरा जन्म भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था तो मुझे इजीली याद रहा। तो सबसे पहले मैंने अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी से स्टार्ट किया। तो कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ पीर दरगाह, नरहड़ पीर दरगाह जो कि झुंझुनू में पड़ता है, हमारे गांव के बिल्कुल पास है, मैं भी झुंझुनू से हूँ, का मेला भरता है। तो मेरा ये चीज़ रिलेट करना काफ़ी ईजी हो गया। मेरा जन्मदिन भी कृष्ण जन्माष्टमी को, नरहड़ पीर दरगाह का मेला भी कृष्ण जन्माष्टमी को, तो चीज़ें इजीली याद रहेगी। उससे अगली बात करें तो गोगा नवमी। तो गोगा नवमी जैसे ही पढ़ते हैं तो याद होना चाहिए। गोगा नवमी रक्षाबंधन के 9 दिन बाद में, या ये कहें कि इससे 9 दिन पहले पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। गोगा नवमी होती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब ये 2 बात करें दशमी और एकादशी, तो ये शुक्ल पक्ष की हैं। तो शुक्ल पक्ष में अगर मैं बात करें सबसे पहले दशमी की तो तेजा दशमी। तो तेजा दशमी को मैंने 3-4 चीज़ें याद की। तेज से मैंने इसका पर्यायवाची बनाया प्रखर, और प्रखर से मैंने इस पर का बनाया पर्वतसर, और पर्वतसर तो बार बार पढ़ेंगे इजीली याद हो जाएगा। और खर का बनाया मैंने खरनाल, जहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था। खरनाल कई लोग खरनाल भी बोलते हैं, तो खरनाल या खरनाल बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा कि खरनाल नागौर में जन्म, पर्वतसर नागौर में मेला भरा जाता है। फिर उसके बाद में तेजा मैंने एक और भी साथ में रिलेट किया कि ये दिमाग से निकल जाए तो ताखरसर, हम एक फिजिक्स पढ़ाते थे तो मैंने लिखा ताखरसर। तो तय से याद रहा तेजा जी, खर से दोबारा खरनाल, और सर से मैंने 2 टाइप से, एक बार स्टार्टिंग में सर और एक बार लास्ट में सर। तो स्टार्टिंग में सर से मैंने मात्रा लगा कि सुरसुरा बनाया। सुरसुरा अजमेर में समाधि स्थल है, और यहाँ पे सर यानी पर्वतसर में नागौर में इनका मेला भरता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को आपस में रिलेट किया। एक बार आपको तेजा दशमी याद रह जाएगी तो फिर आपको ये भी पता रहेगा कि खेजड़ली शहीद दिवस, रामदेव जयंती, इनको भी आपस में रिलेट कर पाओगे। इसके बाद में अगर एकादशी की बात करें तो एकादशी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था अष्टमी को, उनका जलवा जो पूजन हुआ था वो अष्टमी के 18 दिन बाद में, तो अष्टमी से 15 दिन बाद में दोबारा अष्टमी कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की 3 दिन और करें तो नवमी, दशमी, 11वीं, तो 18वें दिन एकादशी को जलवा पूजन हुआ था कृष्ण जी का, तो जल झूलनी एकादशी। इस प्रकार कुछ चीज़ें आपस में रिलेट करके लंबे टाइम तक उनको याद किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आरपीएससी की बात करें तो जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस करता हूं तो मेरे भांजे विनोद 4 से ज़रूर डिस्कस करता हूं। विनोद से साथ पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन जो कि मुझे याद नहीं होता तो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूं। तो मैंने कहा भाई आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, तो कैसे याद रहता है? तो चाहे वहाँ से सॉल्यूशन अच्छा मिले कम मिले, लेकिन डिस्कशन से वो चीज़ एक तो थोड़ा सा लंबे टाइम तो ज़रूर याद रहेगी।
दूसरा, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो याद भी रहेगा कि इसको और कैसे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बार बार सोचा तो फिर मुझे 1962 की याद आई, चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो मैंने आरपीएससी में सी से चाइना कर दिया। अब मेरे को जब भी मैं आरपीएससी पढ़ता हूँ तो सी से चाइना याद आता है, चाइना आते ही 62 याद आता है, 62 आते ही ये 6 और 62 याद रह जाता है। इसी प्रकार अगर हम सदस्यों की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आरपीएससी को अगर हम देखेंगे तो 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद के अंदर आरपीएससी की बात रखी है। तो मैंने दोबारा डिस्कस किया कैसे याद करें, बार बार सोचा, तो फिर मेरे दिमाग में आया जब भी मैं अनुच्छेद की बात करता हूँ, आरपीएससी की बात करता हूँ, तो एक घड़ी में मैं 3:15 बजा देता हूँ। तो 3:15 का मतलब दोनों घड़ी लगभग पास पास हैं, और दोनों घड़ी लगभग पास पास हैं, यानी 3:15 का टाइम है 3:15 से 3:23, 3:15 से 3:23। तो इससे मैं स्मॉल टाइम मैनेजमेंट भी समझाता हूँ कई बार कि छोटे छोटे, यानी जब भी आप आरपीएससी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस में आरपीएससी पढ़ना स्टार्ट करो तो 3:15 बजे पढ़ना स्टार्ट करना, और डेली 8-9 मिनट पढ़ना। तो आपको ये भी याद रहेगा कि इसमें आरपीएससी के 8 सदस्य होते हैं, कुल मिला के 315 से 323 तक 9 अनुच्छेद होते हैं। और एक बार थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा तो बाद में ये भी पता रहेगा कि कौन से अनुच्छेद में किसके बारे में दे रखा है, कार्यकाल दे रखा है, या फिर किस विशेषता दे रखी है आरपीएससी के सदस्यों के बारे में। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हम क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। रिलेट करेंगे तो हमें हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाएगी, यानी हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। और लंबे टाइम तक याद रहेगा तो इसका मतलब हम एग्जाम तक उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक हम ध्यान रखकर, यानी एक तो सिलेबस पे कंसंट्रेट करके, चीज़ों को आपस में रिलेट करके, अनावश्यक चीज़ों से बचकर। कई लोग जैसे नदियां हैं, नदियां 20 नदियां याद कर लिया मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, कई लोग 50 नदी याद करते हैं। तो जब तक 3-4 बार सिलेबस नहीं हो जाता तब तक अनावश्यक चीज़ें न याद करें, सिलेबस को अनावश्यक लंबा न करें, किसी टॉपिक में भी अनावश्यक न उलझे रहें, कुछ अलग से दिखाने की कोशिश न करें। अगर आपने कोई भी टॉपिक तैयार किया है तो आप अगर औरों से थोड़े से भी बेटर हैं तो आप रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। आप बहुत ज़्यादा बेटर बनने के चक्कर में अपना सिलेक्शन खो सकते हैं। तो बेटर इस टाइप से बने कि उन चीज़ों को लंबे टाइम तक याद करें। एक बार आपका 4-5 बार रिवीजन हो गया तो फिर आप ऑथेंटिक बुक पे भी जा सकते हैं, आप कुछ और स्पेशल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पेशल नहीं कि औरों को दिखाने के चक्कर में आपका जो मेन सिलेबस है उससे दूर हट जाएं। जो मेन चीज़ है, यानी कहने का मतलब है एक बार ऐसा सिस्टम आ जाना चाहिए कि 2 महीने में पूरी बुक का हम रिवीजन कर पाएँ। साथ में आप ऐसा हो सकता है कि कोई एक टॉपिक है उसको एकदम डीपली चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और एक टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद किए, कुछ टॉपिक को मैंने टच भी नहीं किया, तो सेकंड ग्रेड में मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा। इतिहास में भी देख सकते हैं, मैंने महाराणा प्रताप बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया, आज भी मेरे नोट्स बनाए हुए क्वेश्चन एकदम सही से रखे हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र के बारे में और पिता के बारे में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर कहें और जितने भी थे। तो इतिहास को भी ऐसा न करें कि एक टॉपिक में तो बिल्कुल डीपली चले जाएँ। आप बहुत ज़्यादा डीपली जाओ, लेकिन तब जाओ जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार है। तो एक बार मोटा मोटी सिलेबस तैयार होना चाहिए, दूसरी बार आपका सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि कुछ लंबे टाइम तक याद रहें, तीसरी बार क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस रिवीजन, क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस या क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन कहें, और चौथी 5वीं बार डिस्कशन भी स्टार्ट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बदलनी होनी चाहिए, पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाने चाहिए। और 5वीं 6ठी बार कर रहे हो तो फिर आप ऑथेंटिक बुक पे भी जा सकते हो, फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से भी ध्यान रखें कि फेक मूल्यांकन में न रहें। कई बार हम टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन कर लेते हैं कि हर बार 50 में से 50, 50 में से 50, 50 में से 45, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं तो हम उसके पास भी नहीं होते। कई बार टेस्ट सीरीज से ये ज़रूर पता चलता है अगर 50 में से 20 नंबर आ रहे हैं, औरों के 50 में से 45 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम काफ़ी पीछे हैं। तो वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, यानी फेक मूल्यांकन से बचें, मूल्यांकन एकदम सही करें, स्वच्छ रणनीति अपनाएं, किसी की भी हेल्प लें, अपने में इतना अधिक बदलाव न करें, अपने को खुद इतना प्रेशर के अंदर न ले आएं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा हो और हम जानबूझ के सिलेक्शन से बाहर हो जाएं।